हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हमारे देश में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें पहला है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी को लेकर काफी अच्छी और बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आई है। और सबसे बड़ी बात, केवल ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी के बारे में ही नहीं, इनके अलावा अन्य 4 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हमारे देश में प्रपोज्ड हैं। तो उनके बारे में भी जो अपडेट निकलकर सामने आई है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उम्मीद है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। 21 नवंबर 2020 को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के 40% रूट का काम कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात मार्च 2021 तक वर्तमान में निर्माणाधीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का 40% रूट बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ईडीएफसी की कुल लंबाई 1856 किलोमीटर और डब्ल्यूडीएफसी की कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। मैं जो लेंथ बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेटा से बता रहा हूँ। आपको अलग अलग सोर्सेज में डीएफसी की अलग अलग लेंथ मिल सकती है। अगर बात करें निर्माणाधीन रूट की तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 1504 किलोमीटर रूट पर काम चल रहा है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 1856 किलोमीटर रूट में वर्तमान में सोननगर से दानकुनी 538 किलोमीटर रूट को छोड़कर बाकी सभी का निर्माण कार्य चल रहा है। वास्तव में सोननगर से दानकुनी सेक्शन का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंतर्गत किया जाएगा और इस पर भी बहुत जल्द ही काम शुरू होने वाला है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई मिलाकर लगभग 3360 किलोमीटर होती है और इसमें से सोननगर से दानकुनी 538 किलोमीटर के सेक्शन को निकाल दिया जाए तो वर्तमान में लगभग 2822 किलोमीटर रूट पर काम चल रहा है। आप बिजनेस लाइन की न्यूज आर्टिकल में भी देख सकते हैं 40% ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टू गेट ऑन ट्रैक बाय मार्च, रेस्ट ऑफ नेटवर्क टू बी रेडी बाय 2022। चलिए अब देखते हैं कि कितना किलोमीटर और कौन कौन सा सेक्शन मार्च 2021 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर बात करें ईडीएफसी की तो खुर्जा से भावपुर का सेक्शन, जिसकी लंबाई 359 किलोमीटर है, मार्च 2021 में ऑपरेशनल हो जाएगा। ट्रायल रन्स को सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा चुका है और ईडीएफसी में ही गंज ख्वाजा से चिरलापट्टू सेक्शन, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है, मार्च 2021 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर बात करें डब्ल्यूडीएफसी की तो पालनपुर से रेवाड़ी तक का सेक्शन, जिसकी लंबाई 641 किलोमीटर है, ऑपरेशनल हो जाएगा। ट्रायल रन्स को सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान के अंडर कंस्ट्रक्शन 2822 किलोमीटर रूट में से मार्च 2021 तक 1100 किलोमीटर का रूट ऑपरेशनल हो जाएगा और बाकी का रूट 2022 तक ऑपरेशनल होगा। और डीएफसी के निर्माण के बाद लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट में वर्तमान की अपेक्षा लगभग 50% की कमी आएगी। ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी के निर्माण में लगभग 81,459 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन अभी इससे भी बड़ा अपडेट बाकी है। अगर आपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बनी मेरी पहली वीडियो देखी होगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि हमारे देश में टोटल 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में 2 पर काम चल रहा है और बाकी के 4 प्रपोज्ड हैं। लेकिन अब ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के डीपीआर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको कि साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, इसका भी डीपीआर तैयार करने का काम बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सदर्न डीएफसी को लेकर नहीं आई है। चलिए देखते हैं कि इन 3 कॉरिडोर्स के किन किन रूट का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट कोस्ट डीएफसी की और इसका निर्माण पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक किया जाएगा वाया भुवनेश्वर विशाखापट्टनम और इसकी कुल लंबाई लगभग 1115 किलोमीटर होगी और वर्तमान में इसके पूरे रूट का अर्थात खड़गपुर से विजयवाड़ा तक के रूट का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। अगर आप वेस्ट बंगाल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंत में एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने वाला हूं और अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं हैं तो भी देखिए कि मैं क्या बताने वाला हूं। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं और अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी बताएं। अब बात करते हैं ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट
कॉरिडोर के बारे में। ईस्ट वेस्ट डीएफसी का निर्माण महाराष्ट्र के पालघर से वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक किया जाएगा और इसकी कुल लंबाई लगभग 2330 किलोमीटर होगी। वाया भुसावल, नागपुर, राजखंडवा, खड़गपुर और झारखंड के राजखंडवा में ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2 स्पर में डिवाइड हो जाएगी। एक रूट राजखंडवा से खड़गपुर होते हुए दानकुनी तक जाएगा और दूसरा रूट राजखंडवा से वेस्ट बंगाल के अंडाल तक। और वर्तमान में ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भुसावल से दानकुनी वाया वर्धा, नागपुर, राजखंडवा, खड़गपुर, उलुबेरिया रूट के डीपीआर तैयार करने का काम शुरू हो चुका है और राजखंडवा से काली पहाड़ी अंडाल तक के रूट के डीपीआर तैयार करने का काम भी शुरू हो चुका है। अर्थात ईस्ट वेस्ट डीएफसी में इनिशियली इन रूट्स को बनाया जाएगा और इसकी कुल लंबाई लगभग 1673 किलोमीटर होगी। अब बात करते हैं नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। नॉर्थ साउथ डीएफसी का निर्माण हरियाणा के पीरथला से तमिलनाडु के अराकोनम तक किया जाएगा वाया इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा और इसकी कुल लंबाई लगभग 2343 किलोमीटर होगी। और वर्तमान में नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विजयवाड़ा से इटारसी वाया नागपुर तक के रूट का डीपीआर तैयार करने का काम शुरू हो चुका है और इटारसी से विजयवाड़ा तक की लंबाई लगभग 975 किलोमीटर है। तो वर्तमान में इन सभी रूट्स के डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अनुसार इन सभी रूट्स के डीपीआर तैयार करने का काम दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन सभी रूट्स के निर्माण में लगभग 1,80,000 करोड़ की लागत आएगी। इन सभी कॉरिडोर्स के अलावा एक और कॉरिडोर सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि प्रपोज्ड है और इसका निर्माण गोवा के मडगांव से आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा तक किया जाएगा वाया अंकोला, हुबली और इसकी कुल लंबाई लगभग 899 किलोमीटर होगी। अभी इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। और ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 2,73,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह सभी प्रपोज्ड एंड अप्रूव्ड कॉरिडोर 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के कारण माल ढुलाई के खर्च में काफी कमी आएगी और सामान एक जगह से दूसरी जगह वर्तमान की अपेक्षा काफी तेज गति से पहुंच पाएगा। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है विद सम एक्सपीरियंस। तो जब मैं डीएफसी के मैप को स्टडी कर रहा था तो मुझे वेस्ट बंगाल में डीएफसी का नेटवर्क कुछ इस प्रकार दिखा। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और इस क्षेत्र में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपस में एक दूसरे से जुड़ रही है। और जैसा कि आपको पता है कि इस लोकेशन में कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट पहले से मौजूद है। इसके अलावा फ्यूचर में ताजपुर पोर्ट या सागर आइलैंड पोर्ट या दोनों के निर्माण का कार्य किया जाएगा। तो आने वाले समय में यह लोकेशन मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए स्वर्ग बन सकता है क्योंकि उनको पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवे के साथ डीएफसी का काफी अच्छा खासा नेटवर्क मिल रहा है। और एक बात आप सबको ही जानते हैं, बिना स्टेट गवर्नमेंट के, कॉर्पोरेशन के या स्टेट गवर्नमेंट के विलिंगनेस के कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस राज्य में डेवलपमेंट का काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाती है। तो चाहे फ्यूचर में वेस्ट बंगाल में किसी की भी गवर्नमेंट हो, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी और अपने राज्य के लोगों के हितों के लिए सोचेगी तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेस्ट बंगाल के लिए। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को या पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरी बातों को जरा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आने वाले फ्यूचर में वेस्ट बंगाल में हो, अगर वह इस लोकेशन के एडवांटेज को एडवर्टाइज करे, इंडस्ट्रियलिस्ट को समझाएं, उनको आकर्षित करने के लिए पॉलिसी बनाए, स्कीम्स लॉन्च करे, तो वेस्ट बंगाल एक बार फिर से इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। क्योंकि क्या फायदा ऐसे लोकेशन का जब इंडस्ट्रीज आना चाहे और कोई धरने पे बैठ जाए और इंडस्ट्रीज वहां से दूसरी स्टेट में चली जाए। इससे किसी और को नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में वहां के मूल निवासियों को ही नुकसान होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।